student, good evening. Today we will going to discuss Newton's third law of motion. जैसे कि लास्ट वीडियो में न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हमारे पास क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो आपने क्या पढ़ा था कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, क्योंकि न्यूटन के 3 लॉ है, तो हमारे पास जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था उसमें क्या था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, मीन्स रहना चाहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। और अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब भी वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। किसके कारण? इनर्शिया, क्योंकि हर इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ ए रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन के एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब भी उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो अपने पाथ को चेंज ना करे। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही क्या कहा था? लॉ ऑफ इनर्शिया कहा था, और इनर्शिया का जो कंसेप्ट था वो गैलीलियो ने दिया था। उसके बाद में हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा न्यूटन के 3 लॉ में। तो सेकंड लॉ के अंदर हमारे पास क्या था न्यूटन में कि सेकंड लॉ में कि फोर्स है वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मींस न्यूटन का सेकंड लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बताता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। अब हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो न्यूटन के जो थर्ड लॉ है उसके अंदर हमारे पास क्या है, न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ के अंदर ये बताया कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। जैसे कि सपोज करो आपके पास एक बॉल है, एक बॉल को यहाँ आप स्ट्राइक करते हो तो आपने एक्शन की, वापिस हमारे पास क्या आती है, वो रिबाउंड होके आती है, मीन्स हमारे पास क्या हुई, रिएक्शन। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। मीन्स यहाँ पर ये कहा न्यूटन ने अपने लॉ के अंदर ये कहा है कि फोर्स नेवर सिंगल एग्जिस्ट इन नेचर, कि फोर्स है वो ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, कि फोर्स हमेशा पेयर के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। सिंगल फोर्स नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, कि नेचर के अंदर सिंगल फोर्स है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर सपोज करो हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे कि आपके पास स्प्रिंग ही है, स्प्रिंग के ऊपर हमने फोर्स लगाया, इसको कॉम्प्रेस किया, तो जब जैसे ही हम इसको ऐसे कॉम्प्रेस करते हैं तो हम फील करते हैं कि जो स्प्रिंग है वो भी अपोजिट फोर्स लगा रही है। मीन्स हमने फोर्स लगाया एक्शन और स्प्रिंग है वो भी वापस फोर्स लगा रही है, वो हमारे पास क्या हो गया, रिएक्शन। ऐसे ही आप देखते हो कि अगर जैसे कि आपने न्यूटन के कंसेप्ट में पढ़ा होगा कि न्यूटन ने अगर न्यूटन के ऊपर ही लगभग जो फिजिक्स है वो डिपेंड है, न्यूटन के जैसे लॉ है वो काफी ज्यादा ये अभी जैसे थर्ड लॉ है, उसके बाद में थर्ड लॉ के ऊपर काफी ज्यादा एप्लीकेशंस है वो बेस्ड है। तो इसमें हमारे पास जैसे आपने ये सुना भी होगा कि एक एप्पल है, न्यूटन ने ये देखा था कि एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, एक एप्पल उसने गिरते हुए देखा तो उसके दिमाग में ग्रेविटेशन लॉ आ गया। तो आगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ेंगे। तो उसमें देखो क्या है कि अगर या फिर आप कोई भी आपके पास जैसे स्टोन ही है, पत्थर ही है, एक पत्थर को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो ऊपर की तरफ जब आप फेंकते हैं तो वो पत्थर दोबारा क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे कि आप कहते हो कि अर्थ की ग्रेविटी के कारण आ गया। मीन्स अर्थ की ग्रेविटी मीन्स अर्थ का एक फोर्स है जिसके कारण वो अपनी तरफ उसको खींच रही है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि जैसे कि अर्थ है वो एक फोर्स से खींच रही है, और न्यूटन ने क्या कहा है कि सिंगल फोर्स नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। क्या होता है कि अर्थ स्टोन को अपनी तरफ खींच रही है फोर्स के कारण, स्टोन भी अर्थ को खींचता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ का मास ज्यादा है स्टोन के कंपैरिजन में। जो अर्थ का मास होता है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6 × 10⁴ kg इतना होता है, और एक स्टोन का मास है वो सपोज करो अगर मान लो थोड़ा भारी सा भी लेते हो तो सपोज करो आपके पास 50 ग्राम है, ये तो किलोग्राम में भी नहीं है, 50 ग्राम में लिया आपने, और ये हमारे पास, या अगर आप 500 ग्राम का ले लो, ½ kg का, तो यहाँ देखो ये 6 × 10⁴ kg है, और ये हमारे पास ओनली ½ kg है, मीन्स 500 ग्राम ही है। तो ये मास और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मास काफी ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, इसलिए अर्थ है वो हर एक बॉडी को अपनी तरफ से खींचती है, क्योंकि अर्थ का मास है वो ज्यादा है बाकी किसी ऑब्जेक्ट से। अब जब मास कंपेरेबल हो जाता है, जैसे कि
आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? मून, और अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। तो यहाँ पर मास है वो कंपेरेबल है, जैसे कि अर्थ का मास है वो 6 × 10⁴ kg है, और जो सन का मास है वो अप्रोक्सीमेट इतना है हमारे पास 2 × 10⁻30 kg। तो यहाँ इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि स्टोन और अर्थ के में डिफरेंस था। तो फिर भी आपके पास क्या होता है कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, क्योंकि इनका मास आपस में एक दूसरे कंपेरेबल है, वो उसको अट्रैक्ट करता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है, फिर आप क्या करने लग जाती है? वो रिवॉल्व ही करने लग जाती है, ना वो उसकी तरफ जाता ना ही वो उसकी तरफ आता। बिल्कुल सेम कंसेप्ट आपके पास मून में भी है कि मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, बिल्कुल सेम उसी तरह से, क्योंकि मून का जो मास है वो अप्रोक्सीमेट 1.73 × 1022 kg होता है, और अर्थ का मास अभी आपको बताया 6 × 10⁻24 kg है। तो यहाँ पर भी मास है वो कंपेरेबल है, इसलिए जो आपने देखा है कि अर्थ है वो तो इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है, और मून है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, क्योंकि मून और अर्थ का जो मास है वो कंपेरेबल है। यहाँ थोड़ा सा फिर भी डिफरेंस है इनके मास में। तो आपने क्या देखा कि हमेशा जैसे अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, वो बॉडी भी अपनी तरफ फोर्स लगाती है, लेकिन अर्थ का मास ज्यादा है, इसलिए फोर्स जो लगभग जो बॉडी है वो क्या होती है? नीचे की तरफ आ जाती है, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। अर्थ का मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखना, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, और न्यूटन के थर्ड लॉ में यही कहा गया है, सिंगल फोर्स नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, मीन्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। जैसे कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेनेवर वन बॉडी मीन्स यहाँ पर हम फर्स्ट बॉडी ले लेते हैं, whenever one body exert a force on another means second body, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, the second body exert an equal and opposite force on the first body, मीन्स जब अगर मान लीजिए एक बॉडी है वो दूसरी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाती है, तो सेकंड बॉडी भी फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब कोलिजन ही होता है, कोलिजन में जैसे सपोज करो आपके पास दो ट्रक ही हैं, तो जो दोनों ट्रक हैं उनका मास काफी ज्यादा है, या अगर मान लीजिए एक ट्रक ले लेते हैं एक बाइक ले लेते हैं, तो आपने देखा होगा कोलिजन में कि जब ट्रक भी हाई स्पीड से आ रहा है, बाइक भी हाई स्पीड से आ रही है, या दोनों ही आगे पीछे हैं लेकिन एक स्पीड ज्यादा है, तो जब उसको बाइक को टक्कर लगाता है ट्रक, बाइक बहुत ज्यादा दूर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रक का फोर्स है वो ज्यादा है, क्योंकि ट्रक का मास है वो ज्यादा फोर्स लगाए। बाइक ने भी अपोजिट फोर्स लगाया, लेकिन बाइक का मास था वो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में कम था। तो लेकिन होता क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और आपने देखा भी होगा कई बार कि जब दो भारी भारी चीजें आपस में टकराती हैं तो एक दूसरे के अंदर इस तरह से बिल्कुल ठुक सी जाती है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फोर्स लगाती है, क्योंकि उनका मास वहां पर कंपेरेबल सा है, और कंपेरेबल है तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है बॉडी के ऊपर। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यही है जो नेचर के अंदर है, न्यूटन ने वही बताया है सारा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब फर्स्ट बॉडी फोर्स लगाती है सेकंड बॉडी के ऊपर, तो सेकंड बॉडी है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है फर्स्ट बॉडी के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, हम टू बॉडीज ले लेते हैं ए एंड बी, तो हमने दो बॉडी ले ली ए एंड बी। देखो बेटा यहाँ से है पहले, तो लेट अस कंसीडर टू बॉडी ए एंड बी, तो हमने ए एंड बी बॉडी ले ली। ड्यूरिंग कोलिजन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या करेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। जैसे ये ए बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको साफ साफ लिख लेना बेटा, बोर्ड में स्पेस कम था इसलिए, ए और बी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर वर्ड आप दोबारा लिख देना, ये ही वर्ड ड्यूरिंग कोलिजन, उसके बाद में आपको ये फिगर बना देना, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है। तो जैसे कि जो बी बॉडी है वो ए के ऊपर फोर्स लगा रही है, एफ ऑफ ए बी, और जो ए बॉडी है वो बी के ऊपर फोर्स लगा रही है, और वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ बी ए। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये फोर्स है वो कैसे है, इक्वल एंड अपोजिट, मीन्स एफ ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, वेयर, आप लिख देना बेटा यहाँ पर, वेयर एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी, को क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी के द्वारा क्या है, एफ ऑफ ए बी।
और एफ ऑफ बी ए क्या है हमारे पास, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए, जिसको हम क्या कह देंगे, रिएक्शन, और ये इसके ऊपर क्या कर रही है, एक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयरफॉर हम क्या कह देंगे कि एक्शन और रिएक्शन है वो दोनों क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होती है। सो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए हर एक एक्शन के लिए क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। लेकिन वो डिपेंड करती है कि जिसका फोर्स ज्यादा है, मीन्स कई बार एक्शन ज्यादा हो जाती है, रिएक्शन कम हो जाती है, तो वो डिपेंड करती है फोर्स के ऊपर। क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ, जब न्यूटन के फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन कर दिया था, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बताया, फिर लास्ट में किसके बारे में बताया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो ये थे हमारे पास न्यूटन के लॉ, 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। अब हम इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन है, इसके मीन्स कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बुक केप्ट ऑन ए टेबल, कि एक बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, इट मीन्स बुक भी टेबल के ऊपर फोर्स लगाती है, और टेबल है वो भी बुक के ऊपर फोर्स लगाती है। ऐसे ही जैसे कि हम एक बुलेट की या शॉट की फायरिंग की बात करेंगे, ठीक है। वॉकिंग, जैसे हम चलते हैं तो वॉकिंग है वो भी एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।